दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रिएट कैटेगरी मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कैटेगरी मॉडल जो है वो बनाते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए हम लोगों को मॉडल फोल्डर में जाना होगा। मॉडल फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए और कंटेक्स्ट मेनू से ऐड जो है करके क्लास को सेलेक्ट कीजिए। और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोग लिखिए कैटेगरी। तो कैटेगरी आप लोगों की क्लास बन चुकी है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऐड करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए आप लोग प्रॉप लिखिए और डबल टैब जो है आप लोग की जो है, जो आप लोगों की कीबोर्ड की की है उसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास एक सिंटेक्स बन जाएगा। उसमें आप लोग अपने प्रॉपर्टीज़ की जो नेम्स हैं वो लिख दीजिए। जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया और गेटर सेटर हो गया। उसमें कुछ और भी होता है कैटेगरी के अंदर, जैसे कि डिस्प्ले ऑर्डर है। आप लोगों का कैटेगरी किस ऑर्डर में आप लोगों का होगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर दे सकते हैं और क्रिएटेड डेट एंड टाइम दे सकते हैं कि कैटेगरी कौन सी डेट को और कौन से टाइम पर सेलेक्ट हुई थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एक्चुअली में टुडे की जिस दिन क्रिएट होती है उसी दिन की डेट जो है वो लिख दी जाती है। तो डेट टाइम डॉट नाउ हम लोग इसमें डाल देते हैं। जब भी आप लोग इसमें क्रिएट करेंगे कैटेगरी को तो उसी दिन जो है कैटेगरी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तो डिस्प्ले ऑर्डर हो गया, एक नेम हो गया, एक आईडी हो गया और एक दूसरा जो है आप लोगों के पास क्रिएटेड डेट एंड टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें डाल सकते हैं, क्रिएटेड डेट एंड टाइम। और नेक्स्ट जो है आप लोग इसमें क्रिएटेड डेट एंड टाइम में क्या डाल सकते हैं, न्यू और डेट टाइम डॉट नाउ, ये आप लोग फीचर इसमें डाल लीजिए। तो जिस दिन आप लोग इसमें ऐड करेंगे उसी दिन की ये जो है डाटा आप लोगों को दिखाई दे देगा। ठीक है, दूसरा जो फीचर है वो है डाटा नोटेशंस। तो अब डाटा नोटेशन हम लोग पढ़ेंगे। डाटा नोटेशंस क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग जो है इसी क्लास के अंदर जो है कुछ कॉलम्स को स्पेशलिटी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आईडी जो है वो की होती है, प्राइमरी की होती है, यूनिक होती है, तो हम लोग उसे की दे देते हैं। की का मतलब होता है प्राइमरी की, तो हम लोग आईडी को क्या दे देते हैं, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम लोगों ने दे दिया, की लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और तो ये हम लोगों के पास है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा नोटेशंस। तो आप लोगों को आईडी जो है वो मिल जाएगा एज ए की। दूसरा नेम जो है वो आप लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर रख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आप लोग यहाँ पर रख लीजिए, लिखिए रिक्वायर्ड। तो ऑटोमेटिकली नेम जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें समझ में आ गया। तो ये होता है आप लोगों का डाटा नोटेशंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी डाटा नोटेशंस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग की। कनेक्शन स्ट्रिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में हम लोग मेंशन करते हैं। लेकिन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में हम लोग लास्ट में मेंशन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी कर देगा कि आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग में इसमें लिखनी है। तो जैसे ही डबल कोट आप लोग लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेम सजेस्ट कर देता है कनेक्शन स्ट्रिंग्स। कनेक्शन स्ट्रिंग्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा कनेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गया। उसमें फर्स्ट जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका नाम हम लोग रखेंगे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। और ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट भी यही रखती है अपने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। तो हम लोग भी यही सेलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग में। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है बेसिकली किस काम में आती है कि आप लोगों को सबसे पहले सर्वर से कनेक्ट करवाती है, उसके बाद में डाटाबेस से कनेक्ट करवाती है। तो सर्वर सबसे पहले हम लोगों को इसमें सर्वर का नेम लिखना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 2017 या 2015 के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो SQL सर्वर का जो सर्वर नेम है वो लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी हो गया है। तो आप लोग यही सेलेक्ट कर लीजिए, लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी। अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो 2020 में काम कर रहे हैं तो भी यही होगा, 19 में काम कर रहे हैं तो भी यही होगा। ठीक है, डेटाबेस को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। डेटाबेस का नाम आप लोग लिखिए कि मैं मेरा लिख लेता हूँ, जैसे कि माई वेब ऐप हम लोग यूज़ में ले रहे हैं तो माई ऐप वेब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो माई ऐप वेब डीबी हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का ट्रस्टेड कनेक्शन। जो कनेक्शन हो वो ओरिजिनल हो, फॉल्टी ना हो और विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रू इसमें डाल लेंगे कि ट्रस्टेड कनेक्शन होना चाहिए। इसके बाद में एक और पैरामीटर आता है रिजल्ट सेट एक्टिव, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स। तो मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स क्या दिखाता है कि एक से ज़्यादा क्वेरीज हम लोग इसमें फायर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल जो है डेवलपमेंट फेज में अलग होती है, प्रोडक्शन फेज में अलग होगी, स्टेजिंग फेज में अलग होगी। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को लेटर वीडियोज में बताऊंगा कि आप लोगों की कैसे होती है। अभी देखिए कि हम लोगों ने जैसे ही
सेमीकोलन के बाद में नेक्स्ट लाइन के अंदर मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट लिखा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइन दे देता है। ये बताता है कि आप लोगों का जो एनक्लोजिंग जो टैग है डबल कोटेशन वो मैच नहीं किया, तो हम लोग इसको पीछे ले आते हैं और बैकस्पेस दबा हम लोग यहाँ पर यूज़ में लेंगे। डिलीट की लेना चाहिए वैसे तो देखिए बैकस्पेस ले लिया, उप्स ओके। अब हम लोगों ने डिलीट की यूज़ में लिया है तो ये पीछे आ गया, तो हमारा एनक्लोजिंग जो टैग है वो मैच कर गया है इसके साथ, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। किस में रजिस्टर करेंगे, हमारी startup.cs फाइल में। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, डाटा कॉन्टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो डाटा कॉन्टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डाटा फोल्डर जो है वो बनाना होगा। डाटा फोल्डर हम लोग बना लेते हैं। डाटा फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक माई कॉन्टेक्स्ट के नाम से या एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फाइल जो है वो बना लेंगे। ये भी एक क्लास फाइल ही होती है। क्लास फाइल हम लोग लिख देते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फाइल हो जाएगी, ठीक है। और ये क्लास जो है बेसिकली डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल से इनहेरिट होती है। डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है वो एक्चुअली कहाँ पे स्थित होती है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में ही स्थित होती है। आप लोगों को पता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है वो एक्चुअली में आप लोगों की मेन फाइल है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए। और ये नेम स्पेस ऊपर ऐड हो गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ब्राउज जो है टैब के अंदर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी जो है मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने वो ऐड कर चुके थे प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है। एडिट प्रोजेक्ट फाइल हम लोगों ने किया था, तब हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को ऐड कर लिया था। तो ये ऑटोमेटिकली रिजोल्व कर देते हैं प्रॉब्लम को। अब हम लोगों को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर बनाना होगा और इस फाइल को हम लोगों को उसमें इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डीबी सेट का एक प्रॉपर्टी बनाएंगे डीबी सेट के लिए, क्योंकि डीबी सेट जो है एक्चुअली में कलेक्शन है डिपेंडेंसीज को के लिए। तो डिपेंडेंसीज जो है एक्चुअली में हम लोग क्या यूज़ में लेंगे, डीबी सेट जो है उसको हम लोग रजिस्टर करेंगे। कहाँ पर रजिस्टर करेंगे, आप हमारी program.cs फाइल के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट फाइल को ही पूरी को हम लोग रजिस्टर कर देंगे। तो ये है हम लोगों ने डीबी सेट के थ्रू जो है कैटेगरी को इनिशियलाइज कर दिया और कैटेगरी की जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज आप लोगों की कैटेगरीज बन जाएगी, ठीक है। तो उप्स कैटेगरी ओके। सो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल और डॉट की जो है अपने कीबोर्ड से आप लोग जो क्या है कंट्रोल और डॉट की यूज़ करें। जब भी कोई एरर हो, नेम स्पेस से रिलेटेड एरर हो, तो आप लोग कंट्रोल और जो डॉट की होती है आप लोग कंट्रोल की और डॉट की को होल्ड करके रखेंगे तो आप लोगों के पास सजेशंस मिल जाएंगे। तो यूजिंग आप लोग मॉडल्स को ऐड कर लीजिए माई ऐप वेब डॉट मॉडल्स। अब इस कंटेक्स्ट फाइल को हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर कॉन्टेक्स्ट फाइल इन program.cs फाइल या आप लोगों की स्टार्टअप फाइल जो भी आप लोगों के पास है, यही पैटर्न होता है। हम लोगों के पास 6.0 के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसी फाइलें हम लोगों को मिलती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग उसको रजिस्टर कैसे करेंगे, builder.services.add db context। ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल को ऐड करना है। डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में आप लोगों के पास क्या होगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। क्लियर, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट उसका नाम हो गया। और उसके अंदर हम लोग क्या देंगे, इनिशियलाइज करेंगे ऑप्शंस को, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं ऑप्शंस के नाम से। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ऑप्शंस डॉट यूज सीक्वल सर्वर। और सीक्वल सर्वर जो है एक्चुअली में आप लोगों के पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के पास ही पैकेज होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा में हम लोगों को सीक्वल सर्वर का एक न्यूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लोग उसमें से ऑप्शंस डॉट यूज सीक्वल सर्वर का एक नया पैकेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक करना है माई ऐप वेब पे के ऊपर, आप लोगों के प्रोजेक्ट नेम के ऊपर, और मैनेज न्यूगेट पैकेज को करना है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर को आप लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन को, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को 6.0.1, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस जो हैं वो लिस्टेड होंगे, वो तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, चूज़ कर लेना है, ठीक है। यानी कि एक ऑप्शंस मिलेगा, एग्री कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको।
एग्रीमेंट को, और उसके बाद में हम लोग स्टेबल वर्जन जो है इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो अब आप लोगों का ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा यूज SQL सर्वर वाला। दोबारा से हटाकर अगर आप लोग डॉट की भी यूज़ करेंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फाइल को आप लोगों ने रजिस्टर कर दिया है विद कनेक्शन स्ट्रिंग, आप लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आप लोगों को SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करवा देगी, और आप लोगों ने एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को भी इससे जोड़ दिया है। तो इसका मतलब हो गया आप लोगों ने सर्विस जो है वो ऐड कर दिया, एज ए डिपेंडेंसी आप लोग इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर काम में लेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर काम में लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर दोबारा से लिखे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करवाने के लिए काम में ली जाती है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसमें आप लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। ये वो नेम है जो आप लोगों की ऐप सेटिंग्स में होता है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, आप लोगों को भी पता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या कर दी है, रजिस्टर कर दी है एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को, साथ ही कनेक्शन स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज कर दिया है विद SQL सर्वर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस प्रोजेक्ट का वो है क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, माइग्रेशन की, आप लोगों को भी पता है। तो अगर माइग्रेशन की ज़रूरत होती है तो माइग्रेशन से पहले हम लोगों को कुछ पैकेजेस होते हैं माइग्रेशन के लिए, जैसे कि टूल्स पैकेज है वो इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के पास दिखाते हैं कि ऐड जो पैकेज मैनेजर कंसोल है PM आप लोगों का हो जाएगा PM, ठीक है, यानी कि पैकेज मैनेजर कंसोल। अब हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, मैनेज न्यूकट पैकेज करते हैं, और कोई भी कमांड को शुरू करने के लिए हम लोगों को टूल्स पैकेज की ज़रूरत होती है। तो आप लोग यहाँ पर लिखें टूल्स, और जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेबल लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा 6.0.1, ठीक है। इसमें आप लोग आई एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को स्टेबल वर्जन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, स्टेबल वर्जन मिल गया। वार्निंग्स हैं, कुछ वार्निंग्स हैं जो आप लोगों को बाद में हम लोग देख लेंगे इन सभी चीज़ों को, लेकिन वार्निंग्स पर एक बार के लिए ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जो है हम लोगों ने टूल्स पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग पैकेज मैनेजर कंसोल जो है वो दोबारा से ओपन करते हैं। पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, माइग्रेशन की जो कमांड है वो स्टार्ट करनी है। माइग्रेशन की कमांड जो है वो हमारी होगी सबसे बेसिक कमांड। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्रिएट नाम से जो हमारे पास कैटेगरी है उसको हम लोग डाटाबेस में एज इट इज़ जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्रिएट जो मॉडल है हमारा, कैटेगरी जो मॉडल है उसकी एज इट इज़ कॉपी जो है हम लोग एज ए फिजिकल डाटाबेस बना रहे हैं। तो हम लोग ऐड माइग्रेशन यहाँ पर लिखेंगे ऐड कैटेगरी टू डाटाबेस की कैटेगरीज को हम लोग डाटाबेस में ऐड कर रहे हैं एज इट इज़। तो उसमें आईडी, नेम वगैरह वगैरह सेम कॉलम मिल जाएगा। तो आप लोगों को माइग्रेशन यहाँ पे अप्लाई करना होगा ताकि कॉन्टेक्स्ट के साथ ये इनिशियलाइज करके SQL सर्वर में आप लोगों की एंट्री कर दें। उसके बाद में आप लोगों को देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐड कैटेगरी टू डाटाबेस आप लोगों ने लिखा है, तो आप लोगों को एज इट इज़ कैपिटल में लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नेमिंग कन्वेंशंस के रूप में चलते हैं तो क्लास फाइल का नेम हमेशा कैपिटल होता है। तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन का जो नेम है उसको सही तरीके से रखेंगे, और उसका नाम भी जो है क्लास फाइल का जो होता है, क्लास फाइल बनती है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, कैप्स में रखेंगे, ऐड कैटेगरी टू टेबल टू डाटाबेस, ठीक है। तो ये जैसे कि आप लोगों ने देखा कि माइग्रेशन के नाम से ही टेबल बनी है, तो एज इट इज़ आप लोगों को ऐसे रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ें। और अब आप लोगों को क्या करना है, डाटाबेस को अपडेट कर देना है। जैसे ही आप लोग अपडेट डाटाबेस कमांड माइग्रेशन के अंदर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है डाटा को इस टेबल के ज़रिए, इस माइग्रेशन टेबल के ज़रिए जो है अपडेट कर देगा डाटाबेस टेबल में कि आप लोगों की माइग्रेशन टेबल तो बन चुकी है। अब इसको क्या आप लोग फिजिकल रूप देना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग लगा दें अपडेट डैश डाटाबेस। जैसे ही आप लोग अपडेट डैश डाटाबेस कमांड लगाते हैं पैकेज मैनेजर के अंदर, तो ये आप लोगों की क्या बना देता है, एक क्लास फाइल बना देता है पूरी की पूरी, और आप लोगों का अपडेट कर देता है डाटाबेस को। तो ये आप लोगों की कैटेगरी जो क्लास है वो एज इट इज़ फिजिकल रूप ले चुकी है आप लोगों की डाटाबेस के अंदर। तो चलिए हम लोग उसको चेक कर लेते हैं कि हमारी कैटेगरी के नाम से टेबल डाटाबेस के अंदर बनी है या नहीं बनी है।
तो SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डाटाबेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सर्वर नेम वही देंगे हम लोग लोकल DB MS SQL लोकल DB। ठीक है, आप लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने AppStatic.json फाइल के अंदर यही रखा था। तो लोकल DB MS SQL लोकल DB, यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर हम लोगों ने जो हमारा डाटाबेस का नेम है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो माई ऐप वेब DB ये हमारा डाटाबेस का नेम है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ओके बटन जो है वो प्रेस कर देंगे, तो आप लोगों का सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी और उसमें आप लोग जो डिज़ायर्ड डाटाबेस है आप लोगों का, उसमें जो सेलेक्ट है आप लोगों की टेबल है कैटेगरी के नाम से और एक माइग्रेशन के नाम से टेबल मिलेगी, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टेबल सेक्शन को एक्सपेंड कीजिए और आप लोगों को दो टेबल जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। फर्स्ट EF माइग्रेशन लाइब्रेरी, दूसरा है आप लोगों के पास जो टेबल है वो दिखाई देगी और उसमें आप लोग जो है ओपन टेबल डेफिनेशन एंड शो टेबल डाटा आप लोग चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी और आप लोगों को जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये आप लोग शो टेबल डाटा भी कर सकते हैं, ओपन टेबल डेफिनेशंस में भी इसकी जाकर आप लोग टेबल चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइम ज़रूर लगेगा आप लोगों को क्योंकि सबसे पहले जब शुरुआत होती है इसी की, तो आप लोगों को लोडिंग इंटरफेस के अंदर टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद में तो आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ओपन स्कीमा होने में ये आप लोगों को टाइम लगेगा। तो कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए आप लोगों को वेट करना होगा स्कीमा को ओपन करने के लिए या टेबल डेफिनेशन को ओपन करने के लिए। इतने हम लोग अदर और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट भी इसमें इस वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे। ये डे 2 है, इसीलिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ चीज़ें कवर नहीं होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 के अंदर जो है वो कोशिश करूँगा कि वो कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली में ये कोर्स जो है वो 30 डेज़ का है। 30 डेज़ के अंदर आप लोग कंप्लीट जो है एक प्रोजेक्ट के अंदर सीख जाएंगे कि ASP.NET कोर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मॉडल कैसे बनाना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे होना चाहिए, डाटाबेस कैसे बनाएं, वगैरह वगैरह सभी चीज़ें। इवन आप लोगों को डिज़ाइनिंग भी थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और हो सकता है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को पूरा सोर्स कोड भी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए EF माइग्रेशन की भी एक टेबल बनी है और स्कीमा भी इसकी जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने ओपन भी हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने बनाई है, एक डेटाबेस से टेबल बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट फेज जो है वो है क्रिएट कैटेगरी, कंट्रोलर एंड व्यू। अब हम लोगों को डाटाबेस हम लोगों ने बना लिया है, तो हम लोग कंट्रोलर क्या बनाएंगे, कंट्रोलर बनाएंगे कैटेगरी का और व्यू भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे कंट्रोलर के ऊपर और एम्प्टी कंट्रोलर जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। MVC कंट्रोलर एम्प्टी यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और डिफ़ॉल्ट में इसका नाम होम कंट्रोलर 1 होता है। हम लोगों को होम कंट्रोलर 1 नहीं चाहिए क्योंकि होम कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आता है। तो हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर में जैसे ही आप लोगों को एम्प्टी कंट्रोलर मिलेगा तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्शन मेथड आप लोगों को मिलेगा इंडेक्स के नाम से, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, और ये कैटेगरी कंट्रोलर इनहेरिट होती है कंट्रोलर क्लास से। अगर API की बात करेंगे तो API कंट्रोलर से इनहेरिट होगी। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए होम कंट्रोलर को जब मैं ओपन करता हूँ तो उसमें 2 एक्शन मेथड आप लोगों के पास हैं और iLogger जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी है, तो ये हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। हम बात करते हैं कैटेगरी कंट्रोलर की, तो हम लोगों को सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो शो करनी है। अभी हमारे पास कोई भी कैटेगरी जो है वो लिस्ट में नहीं है, तो हम लोग उसमें शो करेंगे। तो ये देखिए इंडेक्स एक्शन मेथड है हमारे पास और ये कैटेगरी कंट्रोलर भी हमारे पास है। व्यू जो है वो एक्चुअली में क्या होगा, जैसे होम के नाम से व्यूज फोल्डर के अंदर होम के नाम से आप लोगों के पास फोल्डर बन गया, उसी प्रकार कैटेगरी के नाम से भी आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। जब आप लोग, एक तो मेथड होता है कि आप लोग नया फोल्डर बना दें कैटेगरी के नाम से व्यूज़ के अंदर और उसमें आप लोग इंडेक्स के नाम से एक CSS/HTML फाइल बना दें, या अदरवाइज राइट क्लिक करें, ऐड व्यू करें। यहाँ पर आप लोग गिवन इंडेक्स में से जो नेमिंग कन्वेंशन है, देखिए इंडेक्स के नाम से, एक्शन मेथड के नाम से इंडेक्स यहाँ पर आ गया। टेम्पलेट सेलेक्ट करें, पार्शियल व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट में आप लोग लेआउट भी यही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट राइट क्लिक किया है इंडेक्स के पेज पे और ऐड व्यू आप लोगों ने कर लिया है। ऐड व्यू जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो कुछ स्कीमा जो है वो लोड करने में टाइम लेगा। कुछ न्यूगेट पैकेज भी ऑटोमेटिकली इसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है,
कि हम लोगों ने जो हम लोग जो पेज कर रहे हैं, जो व्यूज़ बना रहे हैं, वो स्कैप फोल्डिंग के ज़रिए हम लोग व्यूज़ बना रहे हैं। तो इसमें कुछ टाइम लगता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग का जो पैकेज है एक्चुअली में वो ये क्या करता है, हमारी प्रोजेक्ट फाइल में ऐड करता है, तो उसमें ये टाइम लेता है। तो अभी हम लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोग रीड भी कर सकते हैं microsoft.visualstudio.web.codedesigner कोड जनरेशन डॉट डिज़ाइन, इस प्रकार का जो पैकेज है, न्यूकट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करता है। तो इसमें कुछ टाइम ज़रूर लेगा आप लोगों का, तो कुछ सेकंड वेट कर लीजिए। उसके बाद में पैकेज जो है आप लोग अपनी प्रोजेक्ट फाइल में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पैकेज ऐड किया था, SQL सर्वर का ऐड किया था और टूल्स का ऐड किया था। लेकिन ये कोड जनरेशन डॉट डिज़ाइन जो पैकेज है वो ये स्कैफोल्डिंग के दौरान जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास व्यूज़ जो है वो जनरेट हो गया है, और कैटेगरी के नाम से एक फोल्डर भी आप लोगों के पास व्यूज़ फोल्डर में बन गया है। बाय डिफ़ॉल्ट में इसमें एक H1 टैग जो आता है वो इंडेक्स लिख कर आता है, हम लोग कैटेगरीज यहाँ पर लिख देते हैं एज ए सैम्पल, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं एडिट करके प्रोजेक्ट फाइल दिखा देता हूँ, जो कि स्कैफोल्डिंग के दौरान जो न्यूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल हुआ है। जैसे कि microsoft.visualstudio.web.codegeneration.design, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, ठीक है। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये चीज़ें थी आप लोगों के समझने की। तो सभी कैटेगरीज को मुझे दिखाना है, तो मैं लेआउट डॉट CSHTML में देखता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को कैटेगरी भी ऐड करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हाइपर लिंकिंग के ज़रिए मैं कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेविगेशन टैब को अपन ओपन कर कीजिए, और जहाँ पर प्राइवेसी लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग क्या लिख दीजिए, कैटेगरीज जो है वो ऐड कर लीजिए। और कैटेगरी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना होगा, कंट्रोलर का जो नेम है वो भी चेंज करना होगा, साथ ही एक्शन नेम भी चेंज करना होगा। एज यूजुअल आप लोगों को पता है सारी चीज़ें, आप लोग करके देखें, 1 बाय 1 आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ASP एक्शन में आप लोग इंडेक्स लिखें, ASP कंट्रोलर के अंदर आप लोग क्या लिखें, कंट्रोलर का नेम लिख दें, जैसे कि कैटेगरी है। एज यूजुअल आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। इनफ हो गया। तो आप लोग जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप लोगों को होम दिखाई देगा और कैटेगरी दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग रन कर लेते हैं इस पेज को, और आप लोगों को क्या दिखाई देगा, होम एंड कैटेगरी। तो जैसे ही कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आप लोगों के पास विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने इंडेक्स की जगह कैटेगरीज ही लिखा था, तो यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरीज आ गया। अब रिट्रीव एंड डिस्प्ले कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारे पास अभी नहीं है, तो हम लोगों को डाटाबेस टेबल में हम लोग एक बार एज यूजुअल डाल लेते हैं। उसके बाद में सभी कैटेगरीज को इंडेक्स एक्शन मेथड के थ्रू ही हम लोग जो है रिट्रीव करेंगे। तो ये हमारा होगा टास्क। एक बार के लिए हम लोग इन सभी को क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज ऑल टैब्स जो है वो क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग SQL सर्वर से कनेक्ट हो गए। इसमें आप लोग देखिए कि EF माइग्रेशन लाइब्रेरी भी आप लोगों को दिखाई दे रही है, और कैटेगरीज की जो टेबल है वो भी दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो उसकी जो टेबल शो टेबल डाटा है उसमें हम लोग कुछ डाटा डाल लेते हैं, और जैसे कि ID, नेम एंड डिस्प्ले ऑर्डर, और आप लोगों का क्रिएटेड डेट एंड टाइम। जब आप लोग क्रिएट एंड डेट एंड टाइम को ब्राउज़र से आप लोग कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें डेट एंड टाइम जो है डल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को उसमें डालना होगा। तो जो टेक्नोलॉजी है वो एज ए कैटेगरी का नेम आ गया है। देखिए ऑटोमेटिकली नहीं डलता है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास के थ्रू, जो मॉडल के थ्रू है, उसमें डेट टाइम को नाउ कर दिया है, यानी कि करंट की जो डेट टाइम हो वही। लेकिन अभी के लिए हम लोगों को इसमें डेट एंड टाइम दोनों ही पुट करने होंगे, ताकि ये फील्ड जो है नॉन नलेबल है, तो इसीलिए ये डली। और ये हो गया हमारा डाटा। ID इसमें 2 हो गई, और नेम, टेक्नोलॉजी एंड डिस्प्ले ऑर्डर 1 वगैरह वगैरह। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने इसमें कुछ डाटा डाल दिया है। अब हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन करेंगे, जिसमें डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों के पास इंडेक्स है। अब हम लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने एज ए DI उसको program.cs में रजिस्टर कर दिया था कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सर्विसेज के लिए मैंने उसमें ऐड कर दिया था। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल जो है यहाँ पर बनाएंगे प्राइवेट टाइप का, और फिर उसे इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है। इनिशियलाइज़ कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और इसका एक वेरिएबल बना देते हैं अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के नाम से।
ठीक है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को आप लोग जो है कंट्रोल एंड डॉट की, जैसे मैंने बोला था कीबोर्ड की कंट्रोल एंड डॉट की जो है नेम स्पेस से रिलेटेड जितने भी एरर और इश्यूज होते हैं उनको दूर करने के लिए काम में आती है। तो अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल एंड डॉट की प्रेस जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कर्सर ले जाकर करेंगे तो ये उससे रिलेटेड जो नेम स्पेस होगा उससे दिखा देगी। अब इस पूरी लाइन को आप लोग सेलेक्ट करें और जनरेट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आप लोग जो है क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप लोग ये क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो ये ऑब्जेक्ट है, जो आप लोगों का वेरिएबल था अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हम लोगों को इंडेक्स में क्या चाहिए, इंडेक्स में चाहिए कि सारे के सारे जितने भी कैटेगरीज हों वो सारी की सारी आ जाएं। तो हम लोगों को वो किस में मिलेंगी, आई इन्यूमरेबल टाइप या आई लिस्ट ऑफ टाइप। तो हम लोग प्रीफर करते हैं आई इन्यूमरेबल टाइप, ठीक है, या लिस्ट ऑफ टाइप मिलेगी। लिस्ट ऑफ टाइप में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट नल भी रिटर्न करता है बहुत बार, तो इसमें नल जो है वो नहीं रिटर्न करता है। तो हम लोग आई इन्यूमरेबल ऑफ कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वेरिएबल टाइप बहुत कम करना चाहिए क्योंकि स्ट्रांगली टाइप जो है वो आई इन्यूमरेबल होता है। अगर आप लोग उसे पर्टिकुलर उसका टाइप ही डिफाइन कर देते हैं कि इस किस टाइप का है तो आप लोगों को वेर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना वेर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी कैटेगरीज इक्वल्स टू अंडरस्कोर कैटेगरीज, और रिटर्न में हम लोगों ने व्यू के अंदर क्या भेज दिया है, जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी मैंने व्यूज़ के अंदर भेज दी हैं। अब कैटेगरीज का जो इंडेक्स जो CSHTML पेज है उसको हम लोग ओपन करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं @model, और मॉडल के अंदर जो क्या है, आई इन्यूमरेबल ऑफ टाइप ऑफ कैटेगरीज, आई इन्यूमरेबल टाइप ऑफ कैटेगरीज, ये हम लोग यहाँ पर इसको भेजते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखें, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज मिल गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, टेबल, और टेबल के बाद में आप लोगों को क्या मिल जाता है, टेबल हेडर और टेबल फुटर बनाना है। तो हम लोग एक बार के लिए क्लास इसमें लगा देते हैं बूटस्ट्रैप की, टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल स्ट्राइप्ड, और स्टाइल विड्थ जो है 100% कर देते हैं। अब टेबल हेडर होगा, टेबल बॉडी होगी, तो उसमें दोनों में TR होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि टेबल स्ट्राइप्ड जो है बूटस्ट्रैप की क्लास है जो हमारी उसमें हम लोगों ने लगा रखी है, और आगे चलकर हम लोग जो है इसमें एक थीम, जो बूट्स वॉच की जो थीम होती है वो ही इनेबल कर देंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि ये किस प्रकार का आप लोगों को दिखाई देगा वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग TH के अंदर क्या लिखें, कैटेगरी नेम लिख दें टेबल हेडर के अंदर, और यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। कैटेगरी का डिस्प्ले ऑर्डर रहने दीजिए, कैटेगरी लिख दी, डिस्प्ले ऑर्डर ही हम लोग यहाँ पर लिस्ट को लिख देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑर्डर हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर टेबल बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, टेबल बॉडी के अंदर हम लोगों को फॉर ईच लूप लगाना होगा, क्योंकि लिस्ट हम लोगों ने रिटर्न की है तो एक से ज़्यादा डाटा हमारे पास हो गए। एक से ज़्यादा डाटा होंगे तो हम लोगों को बार बार में जो TR है उसको रिपीट करना होगा। तो TR से पहले हम लोगों को फॉर ईच जो लूप है वो लगाने होंगे, और इसमें हमारे पास आएंगे टेबल डाटा के 2 सेक्शन, TD TD, ठीक है। अब फॉर ईच लूप हो गया हमारा। फॉर ईच लूप में हम लोग क्या लगाएंगे, वेर, और वेर के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, आइटम इन मॉडल मॉडल। तो मॉडल के अंदर आप लोगों का सारा डाटा होगा, 1 बाय 1 हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मॉडल जो है वो एज ए लिस्ट है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गई, और इसको करली ब्रैकेट्स को हम लोग यहाँ पर एंड कर देंगे। देखिए जो CSHTML फाइल है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि एंगुलर में किया जाता है। एंगुलर भी आप लोगों को पता है, और जो CSHTML है .NET कोर की उसको इसी प्रकार डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोग इसमें कोड भी काम में ले लें, और इसमें हम लोग जो है हमारी HTML फाइल भी काम में लें, ठीक है। अब देखिए फॉर ईच लूप हो गया, वेरिएबल आइटम इन मॉडल। अब मॉडल के अंदर सारे के सारे हमारी कैटेगरीज हैं, आप लोगों को पता है। तो हम लोग @ यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए, क्योंकि @ पहले फॉर ईच के लूप से लग चुका है। अब आप लोग जब TD के अंदर आइटम लिखेंगे तो यहाँ पर @ आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उप्स, ये टिप मिली है health.com की ओर से, ओके, इसे हटा देते हैं। @item.name, ओके। अब नेक्स्ट डाटा सेक्शन है जो उसमें लिखेंगे हम लोग item.display order। तो ये हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आई थिंक नहीं होगी। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं कि सारी की सारी कैटेगरीज हम लोगों के पास आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आसान चीज़ है। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं,
और उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा एक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के फ्री वीडियोस जो हैं वो मिलेंगे। आप लोगों को भी पता है टेक्नोलॉजी कीड़ा का जो एम है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल गई सारी की सारी कैटेगरीज। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारे वो है ऐड बूट्स वॉच थीम। अब हम लोगों को इसमें बूट्स वॉच जो थीम है वो इंस्टॉल करनी है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, एक नई थीम आप लोग देख लीजिए। तो बूट्स वॉच की एक थीम जो है वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे पहले। तो URL में आप लोग लिखिए bootswatch.com और यहाँ पर आप लोगों के पास जब जैसे स्क्रॉल करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स की जो थीम्स हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगी। ये देखिए लक्स थीम भी बहुत अच्छी है अगर आप लोग लेना चाहें तो डिफरेंट टाइप्स की जो थीम्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं और उनमें कौन कौन से बटन्स काम में आएंगे वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के सामने हैं, आप लोग जो सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकें। मैं यहाँ पर सुपर हीरो जो थीम है वो जो है वो सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसमें डाउनलोड के ऑप्शन में ड्रॉप डाउन में जाइए और यहाँ पर bootstrap.css जो फाइल है एक्चुअली में उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे और उसे ओपन करेंगे तो वो एक नोटपैड में ओपन हो जाएगी। और अब इसको सारे के सारे टेक्स्ट को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कहाँ चलना है, अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। विजुअल स्टूडियो के अंदर www रूट में रहेंगी। आप लोगों को पता है कि जितनी भी स्टैटिक फाइल्स होती हैं वो यहीं रहती हैं। तो आप लोग CSS के अंदर जाइए और यहाँ पर एक नया आइटम जो है वो सेलेक्ट कीजिए। नया आइटम जो है वो स्टाइल शीट होगा, आप लोगों को पता है। तो आप लोग यहाँ से स्टाइल शीट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। लिख लीजिए सर्च के अंदर स्टाइल शीट। और स्टाइल शीट जो है आप लोगों को उसका नाम जो है वो आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बूट्स वॉच थीम जो है वो रख दूंगा और उसका नाम भी रख दूंगा सुपर हीरो बूट्स वॉच थीम, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो है एक नई स्टाइल शीट उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने जो कॉपी किया था, जो कंटेंट बूटस्ट्रैप जो थीम था सुपर हीरो वाला, वो इसमें पेस्ट कर देना आप लोगों को। तो इससे क्या होगा, इससे क्या ये होगा कि आप लोगों के पास एक थीम जो है वो आप लोगों को मिल गई, ठीक है। एक्चुअली में बूटस्ट्रैप एक CSS क्लास ही होती है, आप लोगों को भी पता है। तो ठीक है, जैसे कि आप लोगों को इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो मेन मास्टर पेज है वो लेआउट पेज है। तो लेआउट पेज में बाय डिफ़ॉल्ट जो bootstrap.mean.css लगी हुई है उसको तो हम लोग काट देते हैं और क्या कर लेंगे, हम लोग अपनी जो सुपर हीरो बूट्स वॉच थीम है उसको हम लोग इनेबल कर देते हैं। तो हम लोगों ने इनेबल कर दिया। हम लोग अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो किस प्रकार आप लोगों को दिखाई देगा। चलिए रेंडर कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन को और देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा हम लोगों को। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी रेंडर आउटपुट आप लोगों को नहीं आया है। आप लोग देख सकते हैं कि सभी कैटेगरीज वगैरह वर्क करेंगी, ठीक है, लेकिन थीम जो है वो अभी तक इंस्टॉल इसमें नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, शायद कोई ना कोई गलती हम लोगों से हुई है, या तो URL के अंदर हुई है या कुछ और के अंदर हुई है, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो कैटेगरीज पर जाएंगे तो कैटेगरीज भी का जो सीक्वेंस है वो बिगड़ गया है, क्यों मतलब बूटस्ट्रैप जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। चलिए वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि URL जो है वो गलत है। तो इसको इस एक CSS को हटाते हैं यहाँ से और फिर दोबारा से हम लोग इसको रेंडर करते हैं। दोबारा से जब हम लोग इसको रेंडर करेंगे तो आई थिंक यस आप लोगों का आउटपुट जो है वो सही तरीके से आ रहा है, ये देखिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो। मैं ये जो वीडियोस हैं वो एक्चुअली में 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, 4-4 घंटे के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कोई घबराना नहीं है। वीडियो को सीक्वेंस से लेकर लास्ट तक देखना है, उसके बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और लास्ट में जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये प्रोजेक्ट आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए 35 डेज़ का ये ट्रेनिंग कोर्स है, एक्चुअली में 30 डेज़ का नहीं होगा, 35 दिन लग सकते हैं टोटल। और इन 35 दिन में आप लोगों को आ जाएगी ASP.NET कोर्स 6.0, ठीक है। अब देखिए आप लोग सुपर हीरो थीम को जब एक्सप्लोर करते हैं तो नेविगेशन आप लोगों को 3 मिलते हैं और इनके कोड भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो हम लोग एक नेविगेशन को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे हम लोगों के हेडर सेक्शन में, आप लोग देख सकते हैं। तो लास्ट वाला मैंने पिक किया है पहले और ये देखिए ये पहले से नेविगेशन हमारे पास है। तो इससे ऊपर जो है हेडर सेक्शन के नीचे यानी कि लेआउट पेज में ही हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे और इसका आउटपुट जो है हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। इसका आउटपुट हमारा टॉप में आएगी ये नेविगेशन बार आप लोगों की, और कैसी दिखाई दे रही है, इस प्रकार की आप लोगों को दिखाई देगी। तो ये हम लोगों को तो मेरे को तो अच्छी लगी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे,
दूसरी वाली जो नेविगेशन बार है उसको सेलेक्ट करेंगे, वो कैसी दिखती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को जो आउटपुट पेज होते हैं, आउटपुट चीज़ें होती हैं, वो बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को आती है बूट स्ट्रैप, तो आप लोग उस चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डिज़ाइन नहीं करना है, आप लोग वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कंटेनर होता है, उसके अंदर रोज़ होती हैं 12 बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स आप लोगों को होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, एक रो के अंदर, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरी नेविगेशन बार को मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो इससे भी आप लोगों को जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए नेविगेशन बार यहाँ से यहाँ तक थी, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और दोबारा से इस चीज़ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही मैंने लोकल होस्ट को रेंडर किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप लोगों के पास आ गई मेन्यू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारी जो थीम का नेविगेशन है वो यहाँ पर रखते हैं। तो हम लोग होम पेज के साथ जो है चेंजेस कर देंगे, और हमारे पास एक और है कैटेगरीज़ का, जो वो भी हम लोग इसको इसकी जगह हम लोग ये लगा देंगे, और फिर जो नीचे वाली जो हमारी नेविगेशन बार है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो होम कंट्रोलर वाला हाइपर लिंक था उसको जस्ट आप लोग कॉपी करें, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पास कंट्रोलर वगैरह सब कुछ है। तो आप लोग जस्ट ऊपर की ओर जाइए, जहाँ पर होम लिखा हुआ है, देखिए एक्टिव टैब के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ए लिंक ए एक्टिव भी लिखा हुआ है, जस्ट इसकी जगह हटा दीजिए इसको और यहाँ पर आप लोग कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको रेंडर करके देखिए क्या आउटपुट आप लोगों का सही आ रहा है क्या, या उसमें वो दोबारा से आप लोगों को वो जो क्लास है वो दोबारा से लगानी पड़ेगी क्या। नहीं, यस, एक और लगानी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक कलर में आप लोगों का होम जो है वो दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लाइट चाहिए, तो यहाँ से डार्क हटा देते हैं हम लोग, ए के अंदर से टेक्स्ट डार्क लिखा हुआ था ना, तो हम लोग यहाँ से उसको हटा देंगे तो आप लोगों का जो आउटपुट है वो वाइट कलर में आ जाएगा, टेक्स्ट डार्क आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, ये जो बॉटम आप लोगों का 3 जो है हम बर्गर मेन्यू जो है इसका बन चुका है। ये देखिए, यस, होम जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग जो हैं यहाँ पर फीचर्स जो टैब है हमारी, उसकी जगह हम लोग कैटेगरीज जो हमारी हैं टोटल, वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोग बूट्स वॉच जो थीम है उसको आप लोग यहाँ पर इनेबल कर पाए हैं। और इसके जस्ट नेक्स्ट बाद में हम लोग इसमें आइकन्स भी ऐड कर देंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा प्लीज़। इसको अगर आप लोग लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है तो आप लोग डिसलाइक भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा जिसको लगता है वैसा उसको रिएक्शन ज़रूर देना चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जितने भी आइटम्स थे, बाकी के जितने भी आइटम्स थे उनको एक बार के लिए कमेंट कर दिया, ताकि हमारे और भी मेन्यूज़ जो हैं वो बनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनको हम यहाँ पर कमेंट कर देंगे। अगर हम लोगों को फॉर्म चाहिए होगा तो फॉर्म भी रख लेंगे, वगैरह वगैरह जितना भी चाहिए होगा तो हम लोग रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अगर नहीं चाहिए तो हम लोग कमेंट कर देते हैं उसको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं एक बार के लिए, और कैटेगरीज भी हम लोगों ने ऐड कर दी है, सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों ने लेआउट पेज के अंदर जो नेविगेशन बार है, आप लोगों ने बूट्स वॉच जो थीम है वो इनेबल की है। आप लोगों ने जो मेन्यू था वो भी आप लोगों ने डिज़ाइन किया है। देखिए, नीचे वाला भी मेन्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और उसमें भी आप लोगों के पास डार्क है तो वो भी हटा देंगे, और एक नीचे वाला जो मेन्यू है उसको भी हम लोगों को हटाना होगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को एक ही मेन्यू जो है वो दिखाई दे। तो जस्ट इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, उसको हम लोगों ने जो वाइट कलर की जो थीम थी वो इनेबल कर दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। लेआउट में हम लोगों ने बूट्स वॉच थीम इनेबल की है, नेविगेशन बार लगाया है, बस इतना ही किया है, ठीक है। और कैटेगरीज को हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया है। अब हम लोग कैटेगरीज देख लेते हैं हमारी, और जैसे ही मैं कैटेगरीज पर क्लिक करता हूँ ये सही ऑर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्रिएट बूटस्ट्रैप जो आइकन्स है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो आइकन कहाँ दिखाएंगे हम लोगों के पास लिस्ट के अंदर, यानी index.cshtml के पास एक लिंक होना चाहिए, किसका, ताकि हम लोग एक नई कैटेगरी जो है वो इंस्टॉल कर सकें, नई कैटेगरी बना सकें। तो यहाँ पर जस्ट टेबल के ऊपर आप लोग एक डिवीज़न लिखिए, डिवीज़न के अंदर आप लोग कंटेनर क्लास लेंगे,
उसमें कुछ मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर रोज आती हैं, आप लोगों को पता है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग पैडिंग ले सकते हैं, पैडिंग 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। उसके बाद में आप लोग जो है यहाँ पर रो क्लास बनाएंगे, और रो के अंदर भी आप लोग जो है पैडिंग ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। मार्जिन ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 ही कॉलम बनाएंगे। तो कंटेनर क्लास लिया हम लोगों ने, पैडिंग 3 ले ली है, और डिवीज़न हम लोगों ने यहाँ पर जो क्लास है वो क्या ली है, कॉलम 6 ले लेंगे हम लोग, क्योंकि 6 के हम लोगों को 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। इतनी बात आ गई, पहला डिवीज़न बन गया 6 कॉलम का। उसी प्रकार हम लोगों को दूसरा जो डिवीज़न है, एक रो के अंदर हम लोग 2 ही कॉलम जो है वो बना रहे हैं, कॉलम 6 के नाम से, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास आ गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर कैटेगरीज जो है वो शो करना चाहते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ आ जाए आप लोगों के पास लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, और यहाँ पर आप लोगों के पास एक बटन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ASP एक्शन, और उस बटन के अंदर ASP एक्शन क्या लिखेंगे, क्रिएट पर जाना चाहिए, और आप लोगों का कंट्रोलर जो होगा वो सेम होगा, कैटेगरीज जो कंट्रोलर है वही, ठीक है। ASP कंट्रोलर क्या होगा, कैटेगरी वाला। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, ठीक है। जो भी है वो सही दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कैटेगरी, ठीक है। इसमें ये बात हो गई आप लोगों की, क्रिएट न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो ये हो गया, getsbootstrap.com पर जाइए आप लोग, और यहाँ पर आइकन को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स भी बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आइकन को इंस्टॉल करने से पहले आप लोग जो है यहाँ से इसको जस्ट CDN को कॉपी कर लीजिए, और यही जो चीज़ है आप लोग layout.cshtml में जो पेस्ट है वो वहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को लेआउट जैसे सब हर एक CSS जो है यहाँ पर है, तो आप लोगों को फ़ॉन्ट ऑसम की जो CSS है वो भी यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। अब हम लोगों को आइकन जो है वो हम लोगों को क्रिएट वाला यहाँ पर पेस्ट करना है। तो दोबारा से जाइए, स्क्रॉल कीजिए, सर्च में जाइए, और ऐड यहाँ पर आप लोग लिखिए। ऐड करने का मतलब होता है कि नई कैटेगरी को ऐड करना है, ठीक है। सर्च कर लीजिए, सर्च बार आप लोगों के राइट साइड में है, और हम लोग यहाँ पर ऐड सर्च करते हैं। तो ऐड के पास हम लोग के पास देखिए प्लस बटन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो राउंड शेप वाला हम लोग जो सर्किल है वो सेलेक्ट कर लेंगे प्लस सर्किल के नाम से, और इसको हम लोग जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ से इसके कोड को, और जस्ट इससे आगे हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये आप लोगों का जो लिंक है वो बन जाएगा, और जो प्लस साइन है वो आप लोगों के बटन से पहले लग जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को बटन के अंदर लगाना हो तो हम लोगों को एंकर टैग के अंदर वो चीज़ लगानी होगी, क्रिएट न्यू कैटेगरी जहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल एंकर का, उससे पहले हम दोनों ही चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को कैसा जो है वो अच्छा लगेगा, बटन के अंदर अच्छा लगेगा या बटन के बाहर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये है एक डिवीज़न के अंदर ही, लेकिन रहेगा बटन से बाहर। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आई का बटन जो बनाया है फ़ॉन्ट ऑसम वाला, वो बटन के बाहर बना है। जस्ट कैटेगरी को ओपन करते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए तो आप लोगों का जो ये देखिए इस प्रकार का आप लोगों को दिखाई देगा ये, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि वो एक बटन बने, ठीक है। तो बटन जो क्लास है वो हम लोगों को इसमें लगानी होगी, ठीक है। तो हम लोग एक बार के लिए बटन क्लास लगाते हैं। बटन प्राइमरी हमारी क्लास होती है, आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों को एंकर टैग को क्या बनाना होगा, बटन बनाना होगा। तो यहाँ पर एंकर टैग है, यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले, क्लास, और क्लास के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, BTN प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लेफ़्ट में असाइन करेंगे और इसको हम लोग राइट में भी असाइन करेंगे। तो इसमें हम लोग H2 टैग लगा देते हैं इस कैटेगरी का, और इसको H2 के अंदर हम लोग जो हैं
या हम लोग डिवीजन के अंदर भी कॉल 6 के अंदर भी लगा सकते थे कि टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट में करना है। फिर से बैटरी डाउन है लैपटॉप की, तो हम लोग इसे ऑन कर लेंगे, प्लग इन करना चाहेंगे। तो ये हो गया आप लोगों के पास क्लास। हम लोग लगा लेते हैं इसको टेक्स्ट लेफ्ट में हम लोग करना है। यहाँ पर बटन प्राइमरी हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट लेफ्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ प्राइमरी हम लोग कर लेंगे कि इसका जो टेक्स्ट है वो कैसा प्राइमरी कलर का दिखाई दे। और जो कॉल 6 है उसमें हम लोग यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट एंड कर देंगे। टेक्स्ट एंड का मतलब ये बटन आप लोगों को राइट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। टेक्स्ट प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट में दिखाई देगा और आप लोगों को इसका कलर जो है वो कैसा दिखाई देगा आप लोग देखिए। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं ये रेंडर करके हम लोग इसको देख लेते हैं। बटन बन जाएगा आप लोगों का क्रिएट, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आइकन दिखाई देगा। देखिए हम लोग दिखा देते हैं आप लोगों को। कैटेगरी टैब पर हम लोग चलते हैं। ओके, इस प्रकार का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा प्लस जो है वो इसमें सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉर्डर में ब्लू कलर आप लोगों का आ चुका है बटन के अंदर, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ही इसको लेंगे भाई प्लस को, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लस हम लोग इसके अंदर ही ले लेंगे इसको। तो एंकर टैग के अंदर ही आप लोग जो आइकन वाला है वो इसके अंदर ही आप लोग पेस्ट कर दीजिए, तो आप लोगों को ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो जस्ट इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करें, आई को, जस्ट कट कर लिया मैंने और यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों का जो बटन है प्लस वाला सिंबल जो है वो क्रिएट न्यू कैटेगरी के पास आ जाएगा। थोड़ा स्पेस आप लोग दे सकते हैं इसमें, %NBSP आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये स्पेस हम लोगों ने दे दिया है। और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये तो हमारी बन गई कैटेगरी का एक हम लोगों ने बनाया है आइकॉन। अब हम लोग जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हम लोगों को बैक में भी जाना है, कैटेगरी एक्शन मेथड को भी कॉल करना है। तो हम लोग अब कैटेगरी का गेट एंड पोस्ट बनाएंगे, गेटर एंड पोस्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एक्शन को कॉल किया क्रिएट, जो कि है नहीं, हम लोगों को बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही हम लोगों को कैटेगरी का पोस्ट भी बनाना पड़ेगा, आप लोगों को भी पता ही बात, ठीक है। क्रिएट न्यू कैटेगरी अच्छा लग रहा है, कैटेगरीज है अच्छा लग रहा है। और ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्रिएट कैटेगरी करते हैं, एक नई कैटेगरी जो है वो बनाते हैं। तो उसका हम लोगों को HTTP गेट मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट में कॉल करना होगा। तो ये हम लोगों ने बना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों को जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग रिजॉल्व कर देंगे वो प्रॉब्लम। अब हम लोगों को कैटेगरी का गेट मेथड जो है वो बनाना होगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर मूव करते हैं और यहाँ पर आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ पर कैटेगरी का जो है क्रिएट वो कॉल करेंगे HTTP गेट, ठीक है। HTTP गेट कॉल कर लिया हम लोगों ने और इसमें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिएट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट का हम लोगों ने HTTP गेट जो है वो कॉल कर लिया है, ठीक है। HTTP गेट हम लोगों ने कॉल कर लिया। तो क्रिएट में हम लोगों को यहाँ पर खाली ही भेजना होता है। हम लोग मॉडल के बेसिस पे क्रिएट का जो फॉर्म है वो हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजना है क्रिएट के अंदर। अब हम लोग राइट क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर और ऐड व्यू कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ऐड व्यू कर लिया हम लोगों ने क्रिएट, और टेम्पलेट जो नेम है वो हम लोग यहाँ पर इसको एम्प्टी टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपडेटिंग डिपेंडेंसीज इंफॉर्मेशन, ये स्कैफोल्डिंग के अंदर है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, बिल्ड हो रहा है आप लोगों का प्रोजेक्ट। और उसके बाद में आप लोगों का एक नया व्यू जो है वो निकल के आएगा क्रिएट के नाम से, ठीक है। जिसमें आप लोगों के पास कोई भी मॉडल आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन मॉडल आप लोगों को बनाना पड़ेगा कौन सा, क्रिएट वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने स्कैफोल्डिंग के अंदर क्रिएट का जो फॉर्म है वो नहीं बनाया है एक्चुअली में। देखिए तो यहाँ पर एम्प्टी व्यू आ गया आप लोगों के पास। व्यू डाटा आप लोगों को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। @मॉडल, और मॉडल के अंदर आप लोगों को क्या चाहिए, कैटेगरी का मॉडल, ठीक है। यही तो आप लोगों को करना है कि एक नई कैटेगरी आप लोगों को बनानी है।
तो मॉडल कौन सा होगा, कैटेगरी वाला मॉडल होगा। फॉर्म टैग बनाना है, फॉर्म के अंदर मेथड कौन सा होना चाहिए, क्रिएट का बना रहे हैं तो पोस्ट का होना चाहिए, तो मेथड पोस्ट, क्योंकि गेट वाला तो हम लोगों ने एम्प्टी करके यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ बूटस्ट्रैप क्लासेस लगा लेते हैं और फॉर्म कंट्रोल की क्लास आएंगी। आप लोगों को बताया कि कंट्रोल हमारे पास दो होंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स और दो बटन कंट्रोल हम लोग यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ठीक है। या तो दो बटन बना लेते हैं या हम लोग एक बटन बना लेते हैं सबमिट वाला, ठीक है। तो एक क्लास हम लोग यहाँ पर लगाते हैं डिव बॉर्डर, हम लोग पैडिंग 3 दे देते हैं, मार्जिन हम लोग 4 दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग होती है आप लोगों की कि आप लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा है उसका आप लोगों के कंट्रोल से कितनी है, ठीक है। मार्जिन जो होता है आप लोगों की जो कंट्रोल होता है उससे आप लोगों का ऊपर वाला जो कंट्रोल है उससे मार्जिन कितना है, उतने स्पेस कितना है, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर, हम लोगों ने एक साइड में पूरा का पूरा बॉर्डर बन जाएगा आप लोगों का, और उसमें पैडिंग और मार्जिन आप लोगों ने दे दिया। दोबारा एक नया डिवीजन आप लोगों का बनेगा रो के लिए, ठीक है। तो रो जो होगी उसमें हम लोगों ने पैडिंग जो है वो 3 छोड़ दी है रो के अंदर, और फर्स्ट जो क्लास होगी उसमें H2 मैंने दिया है, H2 क्लास, और उसमें आप लोगों के पास आ गया टेक्स्ट, और यहाँ पर आ गया टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट प्राइमरी हो गया आप लोगों का, यानी कि लेफ्ट असाइन में आप लोगों के पास आ गया, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरीज, और यहाँ पर आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल रूलर जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का कैटेगरी लिखा हुआ आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू कैटेगरी भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बॉर्डर दिखा देता हूँ कि साइड में आप लोगों के पास बॉर्डर आएगा एक, ठीक है, और उसके अंदर एक और नया डिवीज़न होगा, और उसके अंदर बॉर्डर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर कैटेगरी आप लोगों का H2 के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो क्रिएट सेक्शन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, आगे हम लोग एडिट अपडेट डिलीट जो है वो नेक्स्ट 3rd वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो क्रिएट का जो सेक्शन है हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्रिएट न्यू कैटेगरी, और ये पूरा का पूरा बॉर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बीच में हॉरिजॉन्टल रूलर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई कैटेगरी जो है हम लोगों को ऐड करनी है। तो नई कैटेगरी ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स की जो 2 फॉर्म हैं वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो डिवीज़न क्लास, ठीक है, और दूसरा जो डिवीज़न है वो एक्चुअली में रो के लिए ही बनेगा। सबसे पहले रो, मार्जिन छोड़ देते हैं हम लोग 3 का, तो एक हॉरिजॉन्टल रूलर से मार्जिन हो जाएगा 3 का, और यहाँ पर लेबल हम लोग लेंगे ASP4 नेम के लिए होगा, दूसरा हमारा डिस्प्ले ऑर्डर के लिए है। ये ASP4 जो है एक्चुअली में ये लेबल जो है वो टैग हेल्पर है। क्या है, टैग हेल्पर, HTML हेल्पर नहीं है, टैग हेल्पर है। ASP4 नेम, ये ASP4 जो है आप लोगों का ID प्रॉपर्टी भी बनाता है HTML के लिए, नेम प्रॉपर्टी भी बनाता है। तो दोनों का सेम नाम जो है वो हो जाएगा नेम, ID भी नेम हो जाएगी, और आप लोगों की जो नेम प्रॉपर्टी होती है वो भी नेम हो जाएगा। अब दोबारा से हम लोग इसमें ASP4 लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेम, और ये इनपुट कंट्रोल होगा, इनपुट यानी कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। क्लास इसमें हो जाएगी आप लोगों की क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीज़ें भी। तो दोनों दो हम लोगों ने बना दिए कंट्रोल, एक तो लेबल और एक हो गया हमारा इनपुट कंट्रोल। सिमिलरली कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं डिस्प्ले ऑर्डर के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिस्प्ले ऑर्डर, ठीक है। एक बटन कंट्रोल बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बटन कंट्रोल जो है वो बना लेते हैं। बटन की जो क्लास होगी वो बटन प्राइमरी होगी, आप लोगों को पता है टेक्स्ट जो प्राइमरी होगा BTN प्राइमरी, ये आप लोगों को बटन का ब्लू कलर देगी, ठीक है। और हम लोग इसका जो टाइप है वो सबमिट डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग बटन को सबमिट डिफाइन कर देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। हम लोगों ने फॉर्म के अंदर देखिए, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो मेथड हम लोगों ने पोस्ट ही डिक्लेयर यहाँ पर कर रखा है। इसका जो टाइटल है बटन का वो हम लोग क्रिएट रख देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट भी क्रिएट रखता है, ये भी क्रिएट रखते हैं, सबमिट कोई नहीं रखता है, क्रिएट रखते हैं, यानी कि नई कैटेगरी को हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। अब हम लोगों के पास ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा बटन कंट्रोल भी हम लोगों ने बना लिया है, और ये नेम भी है, कैटेगरीज भी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं।
अब हम लोगों को क्या चाहिए, बैक बटन चाहिए। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट हम लोगों को प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर बैक टू लिस्ट के लिए, तो हम लोग भी एक बटन, एक लिंक जो है यहाँ पर बना लेते हैं, हाइपर लिंक बैक टू लिस्ट के लिए, और वो सभी के बाहर हम लोग बना लेते हैं, यानी बॉर्डर के बाहर हम लोग बना लेते हैं बैक टू लिस्ट का। ASP एक्शन क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा। ASP कंट्रोलर आप लोगों का कैटेगरी होगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का आज तक का प्रोजेक्ट, और आज तक यानी कि डे 2 के अंदर आप लोगों ने आई थिंक बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सीखते रहें और आप लोग आगे बढ़ते रहें। टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को मदद करता रहेगा, लेकिन आप लोगों का मोटिवेशन भी मिलना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन मिलता है कमेंट के ज़रिए, मोटिवेशन मिलता है लाइक के ज़रिए, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब के ज़रिए, और बेल आइकन को प्रेस करने से भी मिलता है। क्योंकि जब जैसे ही वीडियोस डलता है और वैसे ही व्यूज़ आते हैं, तो हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अंदर से। हमें लगता है कि हाँ, हमारा जो काम है वो कामयाब हो रहा है, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों को भी जो है ऐसे ही आगे चलकर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जो हैं चीज़ों को समझें, चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करें और आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को हर वो चीज़ जो है वो फ्री देता है, आप लोगों को पता है। तो आगे प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को फ्री मिलेंगे। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होगी तो वो भी आप लोगों को पूरी की जाएगी। तो इस प्रकार के आप लोगों को कैटेगरी का व्यू जो है वो देखने को मिला है। आगे हम लोग इसमें कैटेगरी में पोस्ट एक्शन मेथड को कॉल करेंगे, उसमें क्या कैसे कैटेगरी हम लोगों को डालनी है वो भी करेंगे। आगे चलकर हम लोग जो हैं कुछ रेजर पेजेस के ज़रिए भी इस 6.0 के अंदर कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो ये 6.0 का हम लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाएगा। साथ ही ASP.NET Core MVC भी आप लोग सीख रहे हैं कि कैसे आप लोगों को करनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने चाहिए। लेकिन प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। हमारी आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। लेकिन आप लोग जो हैं, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की ज़रूरत है और हम लोगों से वो पूरी होती है, तो हम लोग आप लोगों को फ्री में वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जब कोड हो जाएगा तो हम लोग इसका सोर्स कोड भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं डे 3 के अंदर जल्दी ही।